हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एनवीएस एलडीसी के कुछ टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे वन बाय वन इस चैनल पर। तो आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, यानी कि जिसको आप हिंदी में बोलते हैं अनुकंपा नियुक्ति। सिर्फ एनवीएस नहीं, बाकी अगर आप किसी भी प्रिंसिपल लेवल की या फिर किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपसे पूछा जाता है सेंट्रल लेवल के एग्जाम के बारे में, सेंट्रल लेवल के रूल्स के बारे में, तो वहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ये कंपैशनेट अपॉइंटमेंट क्या होती है, किसको मिलती है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्यों लाई गई है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि हम बात कर रहे हैं एनवीएस एलडीसी की, क्योंकि एनवीएस एलडीसी के सिलेबस में ये एक टॉपिक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एनवीएस एलडीसी में जो बात करेंगे तो हम प्रोसीजर भी देखेंगे कि अगर आपको एनवीएस में अप्लाई करना है तो एनवीएस में क्या प्रोसीजर इसका रहता है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। और आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम जो है व्हाट्सएप पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपना नाम लिखेंगे, स्पेस देके अपनी सिटी, स्पेस देके अपना एग्जाम लिखेंगे और ये हमें शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर, तो आपको आपके एग्जाम से रेलिवेंट अपडेट मिलती रहेगी। आप हमारे साथ हमारे फेसबुक ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ लाइव या रिकॉर्डेड बैच में जुड़ना चाहते हैं, जहां पर हम सारे टॉपिक्स पूरा सिलेबस कवर करते हैं। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगेन एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए लिंक अवेलेबल है। और अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं, अभी वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, अगर ओपन की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी का तो कभी भी आ सकती है एग्जाम डेट, तो उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। नोट्स जो है ये पूरा का पूरा सेट आपको नोट्स जो है कोरियर के माध्यम से आपको मिल जाते हैं, डिलीवरी हो जाती है। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही अवेलेबल है। इसी तरीके से अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो केवीएस के नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर यूपीएससी और एमआरएस सभी एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं, अगर आप हमारे कोर्स परचेज कर रहे हैं तो हमारी ऐप पर जाएंगे, स्टोर में आप एनवीएस लिखेंगे तो आपको सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, लाइव हमने काफी सारे स्टार्ट किए थे जो अभी हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो अभी आप रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, जो है हमारा कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, यानी कि अगर हम इसको बात करें तो हिंदी में हम इसको कहते हैं अनुकंपा नियुक्ति। तो अनुकंपा, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि किसी की कृपा के कारण जब आपको कोई भी जॉब मिली है तो क्या मिली है, क्या कंडीशन क्या है, एलिजिबिलिटी अगर हम बात करें, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की जरूरत क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। सो द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कीम इज टू ग्रांट अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स to a dependent family member of a government servant dying in harness or who is retired on medical grounds, thereby leaving his family in penury or without any means of livelihood, to relieve the family of government servant concerned from financial destitution and to help it get over through the emergency। तो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की जरूरत क्यों है? कंपैशनेट अपॉइंटमेंट जो है किसी भी पर्सन को कब दी जाती है? कंपैशनेट ग्राउंड पर दी जाती है। किसे दी जाती है? जो भी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर होगा उसको दी जाएगी, यानी कि जिसकी पर मंथ जो भी फाइनेंशियल सोर्सेज से जो भी इनकम है उसकी 9000 प्लस डीआर से अगर कम है और वो गवर्नमेंट सर्वेंट पर डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को ये जॉब दी जाएगी। ठीक है, कब? इन केस अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है इन सर्विस में तब दी जाती है, डाइंग इन हार्नेस, या फिर एम्प्लॉय हमारा मेडिकल कंडीशंस के बेसिस पर अगर रिटायर लेता है, अपनी जो सुपर एनुएशन एज है जो कि गवर्नमेंट द्वारा प्रेस्क्राइब है 60 इयर्स, अगर 60 इयर्स तक अपने कंप्लीट नहीं कर पाता है, उससे पहले ही मेडिकल ग्राउंड के बेसिस पर अगर वो रिटायरमेंट ले लेता है तो भी ये कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दी जाती है। क्योंकि अगर कोई भी फैमिली मेंबर, सिर्फ एक ही फैमिली मेंबर है जो अर्न करता है, उसी पे सारी फैमिली डिपेंडेंट है, तो अगर बाय चांस उसकी डेथ हो जाती है या मेडिकल रीजन के कारण वो अगर अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाता है तो उसके बाद जरूरत होती है उसकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट की, और उसी के चलते कंपैशनेट ग्राउंड्स पर उसकी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को जो है जॉब दी जाती है, ताकि उसकी जो फैमिली है उसको वो गरीबी ना देखनी पड़े, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उससे जो है वो कॉप अप कर सके, तो ये जॉब इसलिए दी जाती है। आई होप ऑब्जेक्टिव क्लियर है। नाउ
टू होम अप्लाइकेबल, किस किस पर अप्लाइकेबल रहता है? सो अप्लाइकेबल टू अ डिपेंडेंट फैमिली मेंबर, जो भी हमारा डिपेंडेंट फैमिली मेंबर होगा उस पर अप्लाइकेबल है। ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, को किसके डिपेंडेंट पर? जो गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसकी या तो डेथ हुई है व्हाइल इन सर्विस इंक्लूडिंग डेथ बाय सुसाइड। तो ये भी आपको याद रखना है कि डेथ इन सर्विस हुई और साथ ही साथ जो है अगर बाय सुसाइड भी किया है इन केस तो भी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बाद में इंक्लूड हुआ था आफ्टर द अमेंडमेंट, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट इज रिटायर्ड ऑन मेडिकल ग्राउंड्स अंडर रूल नंबर 2 ऑफ सीसीएस मेडिकल एग्जामिनेशन रूल, या फिर एम्प्लॉय जो है हमारा मेडिकल बेसिस पर अगर रिटायरमेंट लेता है तो हम एम्प्लॉय की फैमिली को कंपैशनेट अपॉइंटमेंट देते हैं। लेकिन ये रिटायरमेंट कब तक ली जा सकती है, किस एज तक, क्या कोई एज प्रेस्क्राइब है? तो यस, और द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन इन द सेंट्रल सिविल सर्विसेज रेगुलेशन बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 55 और 57 फॉर ग्रुप डी। अगर आप ग्रुप सी में हैं तो आपको जो है एज की लिमिट क्या रहेगी? 55 ईयर। 55 ईयर से पहले अगर मेडिकल ग्राउंड की बेसिस पर रिटायरमेंट ली गई है। वहीं पर अगर ग्रुप डी है तो वहां पर ये 57 तक हो सकती है। 57 की ईयर की एज से पहले अगर मेडिकल बेसिस पर जो है रिटायरमेंट ली गई है तो एम्प्लॉय एलिजिबल है फॉर द कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। Third is retired on medical ground under rule number 38 of the CCS pension rules or the corresponding provision of the central civil services regulations before attaining the age of 55 or 57 on the case of the D government servant। जो भी हमने डिस्कस किया कि 55 इन केस ऑफ सी एंड डी के केस में 57 की ईयर तक। इसके साथ साथ ये अप्लाइकेबल होता है टू ए मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स आल्सो, जैसे कि डाइज ड्यूरिंग द सर्विस, जिसकी डेथ हो जाती है सर्विस के दौरान, या फिर इज किल्ड इन द एक्शन, क्योंकि हम आर्म फोर्स की बात कर रहे हैं, अगर लड़ाई हो गई है, वॉर छिड़ गया, उसमें उसकी डेथ हो गई है तो भी अप्लाइकेबल है, या फिर इज मेडिकली बोर्डेड आउट एंड इज अनफिट फॉर द सिविल एम्प्लॉयमेंट, या फिर मेडिकली जो है अनफिट है, अब अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकता है, तो भी आर्म फोर्स में एम्प्लॉय पे भी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दी जाती है। अब हमने बात की कि डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को दी जाएगी ना। हु इज द डिपेंडेंट फैमिली मेंबर, कौन कौन हो सकते हैं? सो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर में सबसे पहले हमारे पास है स्पाउस, एज द केस में भी, तो हस्बैंड या वाइफ जो भी होगा तो उसको दी जाएगी यहाँ पर सबसे पहले स्पाउस को। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज सन इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन, उसके बाद आता है चाइल्ड, तो सन अगर अडॉप्टेड सन है तो उसको भी वो भी एलिजिबल है, डिपेंडेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा डॉटर, इंक्लूडिंग अडॉप्टेड डॉटर है उसको भी दी जा सकती है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे सिबलिंग्स, अगर अनमैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसके जो भाई बहन है सिबलिंग्स हैं उनको दी जा सकती है। मेंबर ऑफ आर्म फोर्स रेफर्ड इन ए और बी पैराग्राफ हु वाज होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट और मेंबर ऑफ आर्म फोर्स एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ हार्डनेस और रिटायरमेंट इन द मेडिकल ग्राउंड, या फिर आर्म फोर्स का कोई भी मेंबर जो कि कंप्लीटली डिपेंडेंट था उस फैमिली मेंबर पर, तो उसको भी यहाँ पर जॉब दी जा सकती है। नाउ हु इज द ऑथोरिटी कॉम्पिटेंट, कौन है ऑथोरिटी, किसके पास पावर है कि जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दे सकती है? तो सबसे पहले पावर है ज्वाइंट सेक्रेटरी, जो इंचार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कंसर्न के एडमिनिस्ट्रेशन में जो सेक्रेटरी इंचार्ज है उसके पास पावर है। सेकंड जो अथॉरिटी है वो है एचओडी, अगर हम बात करें अटैच्ड और सबऑर्डिनेट ऑफिस की तो एज पर द सप्लीमेंट्री रूल्स एचओडी जो है उसके पास ये पावर है, जो कि डेफिनेशन आपको एसआर में मिलती है। एंड उसके अलावा जो भी स्पेशल केसेस है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में वहां पर ये पावर किसके पास है? वहां पर ये पावर है सेक्रेटरी के पास। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट टू विच सच अपॉइंटमेंट्स कैन बी मिस्ड, कौन सी पोस्ट है जिसके अगेंस्ट हम ये अपॉइंटमेंट जो है कर सकते हैं? सो ग्रुप सी पोस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में जब वैकेंसी आती है तो उसमें हम जो है मैक्सिमम जो लिमिट है वो कितनी है, वो है हमारी 5%। तो जो भी वैकेंसी ओपन रहती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू उसमें हम मैक्सिमम 5% का रिजर्वेशन रख सकते हैं फॉर ग्रुप सी अंडर द कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। तो जो मैक्सिमम कोटा रहेगा वो है 5% फॉर द ग्रुप सी पोस्ट वैकेंसीज फॉलिंग अंडर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा इन एनी ऑफ द ग्रुप सी पोस्ट। तो 5% जो है मैक्सिमम दिया जा सकता है। अब तक आपने देखा होगा कि हमने बात की है सिर्फ सी की बात की, सिर्फ हमने डी की बात की, हमने ए और बी सर्विस के बारे में बात नहीं की है। तो ये इन पर एलिजिबल नहीं होता है। तो अगर आप प्रिंसिपल हैं, पीजीटी टीचर हैं, टीजीटी टीचर हैं, ग्रुप बी और ए में आते हैं, तो अगर बाय चांस किसी भी ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट की जो प्रिंसिपल पीजीटी टीजीटी ए या बी ग्रुप में है उसकी जो है डेथ हो जाती है इन सर्विस या वो मेडिकल बेसिस पर रिटायरमेंट हो जाता है तो उनको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट नहीं दी जाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई प्रिंसिपल की डेथ हो जाए तो उसके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को प्रिंसिपल की पोस्ट ऑफर नहीं की जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए है। नेक्स्ट है हमारा रिलैक्सेशन। क्या कोई रिलैक्सेशन भी है? तो यस रिलैक्सेशन है, बट फॉर द अपर एज लिमिट ओनली, फॉर द
अपर एज लिमिट, अपर एज लिमिट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई पोस्ट है जिसके लिए मैक्सिमम जो एज दी गई है वो 40 दी गई है और जो वाइफ है वो 45 की है, तो वाइफ को जो है रिलैक्सेशन देके 45 की एज में ज्वाइन करवाया जा सकता है, बट मिनिमम जो एज है उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा। सो एज पर द गवर्नमेंट रूल मिनिमम जैसे एज है 18 ईयर्स तो कम से कम होना चाहिए किसी पोस्ट के लिए, तो उसमें रिलैक्सेशन नहीं होगा, 18 से कम किसी भी केस में नहीं होगा। सो अपर एज लिमिट कुड बी रिलैक्स वेयर फाउंड टू बी नेसेसरी, तो अपर एज लिमिट को हम रिलैक्सेशन कर सकते हैं, बट द लोअर एज लिमिट हाउएवर इन नो केस बी रिलैक्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल से कम हम नहीं कर सकते। अगर और कोई केस है जैसे 30 है वहां पे मिनिमम, तो ऐसे केस में फिर भी देखा जा सकता है, बट 18 ईयर के केस में स्ट्रिक्टली नो है। Age eligibility shall be determined with the reference to the date of application, not the date of appointment। यही होता है, अगर आप किसी भी ओपन रिक्रूटमेंट का फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें जो कट ऑफ डेट होती है वो ज्यादातर क्या होती है, जो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है वो होती है, या फिर कोई डेट दी गई होती है, ना कि अपॉइंटमेंट से। तो डेट ऑफ एप्लीकेशन जब उसने अप्लाई किया है उसकी जो एज रहेगी वो हम एज कैलकुलेट करेंगे, ना कि जब वो अपॉइंट होगी उससे एज काउंट करेंगे, ठीक है। सेकेंड, authority competent to take a final decision for making compassionate appointment in case should be competent grant relaxation of upper age limit also for making such appointment। तो जो authority competent है, जो final decision लेने वाली है यहाँ पर अपॉइंट करने के लिए, उसके पास पावर है, वो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर जो है वो अपर कैटेगरी में दे सकती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एनवीएस की, तो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर देख लेते हैं कि अगर एनवीएस में किसी को कंपैशनेट अपॉइंटमेंट देनी है तो क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्या यहाँ पर प्रोसीजर रहेगा, क्योंकि आप स्कूल के प्रिंसिपल के तौर पर ज्वाइन करने वाले हैं, आप भी यहाँ पर ऑथोरिटी में आपका एक अहम रोल रहेगा, तो आपकी क्या इसमें जो है योगदान रहेगा अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में, आपका क्या प्रोसेस है वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। So an application received in JNV for compassionate appointment from a dependent member of deceased employee will be forwarded by principal to RO। तो जो भी रिक्वेस्ट है, जो भी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर होगा यहाँ पर हमारा, वो किसको रिक्वेस्ट देगा, डिपेंडेंट फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट देगा किसको, प्रिंसिपल को देगा, और प्रिंसिपल के बाद जो ये रिक्वेस्ट जाएगी वो किसको जाएगी, वो जाएगी आरओ को, आरओ को फॉरवर्ड करेगा प्रिंसिपल अलोंग विद द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, और उसके साथ साथ जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट होंगे वो उसके साथ सेंड किए जाएंगे, जैसे कि एम्प्लॉय का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, प्रूफ ऑफ एज चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, ये सारे डॉक्यूमेंट प्रिंसिपल आरओ को सेंड करते हैं। एक कमेटी भी बनाई जाती है, एक कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द डिप्टी कमिश्नर, उस कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे, डीसी होंगे, डिप्टी कमिश्नर होंगे, will consider the case and forward the recommendation of committee along with minutes of meeting, जो कि केस को कंसिडर करेंगे कि हाँ कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए, और जो भी कमेटी की रिकमेंडेशंस होंगी वो आगे फॉरवर्ड की जाएंगी मिनट्स ऑफ मीटिंग के साथ। जब भी कोई मीटिंग होती है तो हम मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाते हैं कि इस मीटिंग में कौन कौन प्रेजेंट था, कौन चेयरमैन था, कितने मेंबर आए थे, क्या डिस्कस हुआ इसमें, पिछली मीटिंग का कुछ रेफरेंस था तो वो क्या था, ये सारी चीजें डाटा पॉइंट्स हम उसमें मेंशन करते हैं। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग भी मेंशन करेंगे, डिटेल्स मेंशन करेंगे, कोई रिलैक्सेशन दी गई है जैसे फॉर एग्जांपल एज को लेकर, क्वालिफिकेशन को, तो वो सारी चीजें जो है अपनी डिटेल में रिपोर्ट में भेजेंगे, जाएगी एनवीएस हेडक्वार्टर में और जो है हमारा नोएडा में, तो वहां पर ये रिक्वेस्ट जाती है। उसके बाद बेसिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी अवेलेबिलिटी of the vacancy and other provision etc, competent authority will consider the case of compassionate appointment and approve or disapprove the case। तो कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशंस आ गई, और जो रिकमेंडेशंस आई हैं कमेटी के से, इसके बेसिस पर वैकेंसी अवेलेबल है कि नहीं, और भी जो है कंडीशंस फुलफिल हो रही है कि नहीं, कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी उसके बाद डिसाइड करती है कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट अप्रूव की जाएगी या डिसअप्रूव, यानी कि वो पोस्ट ऑफर की जाएगी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को या नहीं। सो बेसिंग ऑफ द अप्रूवल ऑफ ऑथोरिटी ऑफर विल बी इशूड टू कंसर्न एप्लीकेशन एप्लीकेंट बाय प्रिंसिपल इन केस ऑफ विद्यालय स्टाफ। और अगर हेडक्वार्टर से आ जाता है कि हाँ ऑफर की जा रही है, तो रिक्वेस्ट किसके पास आई थी, प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल उसी प्रोसेस को आगे जो है फर्दर आपको प्रोसीड करना है। तो ये था कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के बारे में, जिसमें हमने देखा ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसमें हमने देखा एलिजिबिलिटी क्या है, रिलैक्सेशन कोई दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है, कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी कौन है, किसके पास पावर है, कमेटी बनाई जाती है तो उसके चेयरमैन कौन है, और एनवीएस के लिए स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो क्या हमारे पास प्रोसीजर है, और एज लिमिट क्या है, किस
किस पर अप्लाइकेबल होता है, डिपेंडेंट फैमिली मेंबर में कौन कौन होता है। तो हमने जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे वो लगभग यहाँ पर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से और भी वीडियोस जो है आपको धीरे धीरे चैनल पर मिल जाएंगी, जिसमें हम सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी, जो कि एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। और अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो बाय कोरियर आपको नोट्स डिलीवर किए जाते हैं, तो आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, यूपीएससी सभी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, फुल सेट अवेलेबल है। इसके लिए आपको पता ही है, आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। हेल्पलाइन नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, 8447410108। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइव और रिकॉर्डेड जो भी आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप जाएंगे स्टोर पर, ऐप डाउनलोड करने के बाद एनवीएस लिखेंगे तो आपके सामने सारे कोर्सेज आ जाएंगे। अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है, लाइव भी रिकॉर्डेड भी। तो जो भी कोर्स आपके लिए सुइटेबल है वो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो में इसी तरीके से और टॉपिक्स के साथ। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लीजिए स्टडी पोर्टल एकेडमी के नाम से। तो वहां पर भी आपको शॉर्ट्स के माध्यम से पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो जाता है शॉर्ट फॉर्म में। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।